हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसमें हम इंडिया, यूके एंड यूएसए का सिस्टम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर ये प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है और इसके अलावा यूनिट 10 हमारी चल रही है और एक दो दिन में हार्डली ये जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, और ये आपको एमसीक्यू की एक प्लेलिस्ट है, ये फॉलो करनी है। और इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप चाहें तो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और अभी तक हमने कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर हमने लास्ट में डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इंडिया, यूके एंड यूएसए में कैसा सिस्टम है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होता क्या है। तो इन द वर्ड ऑफ डी के अवी के राव, डॉक्टर अवी के राव ने कहा था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के तीन मीनिंग होते हैं, थ्री मीनिंग होते हैं। जुडिशरी जो है वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए फ्रॉम एनक्रोचमेंट फ्रॉम द ऑर्गन, अदर ऑर्गन इन स्फेयर। जैसे कि हमने सेपरेशन ऑफ पावर में भी हमने लास्ट डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में। तो हमने देखा था कि हमारे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, थ्री ऑर्गन होते हैं, और एक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करती है, आपकी लॉ बनाती है, टू मेक लॉ। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, टू एग्जीक्यूट करती है। जुडिशरी इंटरप्रेट करती है। तो हमने ये देखा था कि हर एक ऑर्गन जो है वो अपने ही काम से जो है वो काम रखे, और किसी भी तरह का एक ऑर्गन मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो जुडिशरी के काम में इन्वॉल्व ना हो, किसी भी तरह का इंटरफेयर ना करे, और जो लेजिस्लेचर है उसके काम में एग्जीक्यूटिव जुडिशरी इंटरफेयर ना करे। ठीक है, तो जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्या मतलब है, तो डॉक्टर वी के राव कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के थ्री मीनिंग है। फर्स्ट है आपका, जुडिशरी जो है मस्ट बी फ्री होनी चाहिए फ्रॉम इंक्रोचमेंट फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ इट्स स्फेयर्स, जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट बताया गया है, लेकिन कुछ एक मैटर ऐसे बताए गए जहां पर एग्जीक्यूटिव हेड आर गिवन द सम पावर ऑफ रिमिशन, जहां पर जो एग्जीक्यूटिव हेड है उनको कुछ एक पावर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड, क्या बोला कि इट मीन्स फ्रीडम होनी चाहिए जजेस को, कि जजमेंट की फ्रीडम होनी चाहिए और फ्री होने चाहिए लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कि इस तरह से किसी भी तरह से एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव जो है इंटरफेरेंस ना करे। ठीक है, और अपनी डिसीजन देने के लिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक ऐसी पोजीशन है जो कि बहुत अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं जो जुडिशरी के ऐसे डिसीजन होते हैं जिसको लेजिस्लेचर जो है वो ओवरराइड कर देती है। ठीक है, और थर्ड है आपका, द डिसीजन ऑफ जुडिशरी जो है वो शुड नॉट इन्फ्लुएंस बाय आइदर ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। मतलब जो भी जुडिशरी के द्वारा डिसीजन दिए जाए वो किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, प्रभावित नहीं होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से। इट मीन्स कि उसको किसी भी तरह का डर ना हो, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए अपने जज को, जो जुडिशरी है वो अपना डिसीजन देने के लिए फ्री होनी चाहिए। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनफैक्ट एवरी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये कहा था कि जुडिशरी जो है क्या होनी चाहिए, हमेशा ही इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ताकि जजेस जो है वो अच्छा डिसीजन दे पाए, उन पर किसी भी तरह का दबाव ना हो, ना लेजिस्लेचर का ना एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, और इन द वर्ड ऑफ ऑस्टिन में ही कहा है, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एनवेसेज द जुडिशरी एज द, मतलब जो जुडिशरी होती है वो काम क्यों करती है, लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। ये तो हमने समझ लिया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है क्या, इसका मीनिंग क्या है। अब हम देखते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो अडॉप्ट तो बहुत ज्यादा कंट्रीज के द्वारा किया जाता है, लेकिन कहीं भी उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होता क्या है। अपर कॉन्स्टिट्यूशन बाय
वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द प्रोविजन, उसमें प्रोवाइड किए गए हैं कुछ एक प्रोविजन जो कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। लेकिन इसको एक्चुअली में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं जो कि इंश्योर करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, जो कि इस तरह से है। आर्टिकल 50 सबसे पहले जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल 50 है वो ये बताता है कि जो जुडिशरी है वो सेपरेट होनी चाहिए फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। जो जुडिशरी है वो क्या होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से, ये हमारा आर्टिकल 50 बताता है। इट स्टेट दैट द स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो नेसेसरी स्टेप्स ले ताकि सेपरेट किया जा सके जुडिशरी को फ्रॉम एग्जीक्यूटिव को, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ऑब्जेक्ट क्या है, या इस आर्टिकल का ऑब्जेक्ट क्या है, सिक्योर करना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 121 में ये कहा गया कि किसी भी तरह की डिस्कशन नहीं होगी पार्लियामेंट में इन रिस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ द जजेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब जो भी उनकी प्रोसीडिंग होगी या उनका ड्यूटी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड कोई भी ऐसा मैटर है तो वो इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, एक्सेप्ट एक ही जो है वो मैटर है वहां पर जो डिस्कशन कर सकते हैं यदि उनको उनके खिलाफ मोशन पास करना हो, मोशन प्रेजेंट करना हो एड्रेसिंग टू द प्रेसिडेंट, किस लिए, या तो जजेस की रिमूवल के लिए कि उनको किसी जज को मिसबिहेव या वो अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम नहीं कर रहे हैं इस बेस पर उनको हटाना हो तब वो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं करेंगे हमारे पार्लियामेंट के मेंबर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के मामले में, ठीक है। और दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सेपरेट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जिसमें प्रोविजन दिए गए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं फ्रॉम द पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, ताकि उन पर किसी भी तरह का प्रेशर जो है वो मेंटेन ना हो। ऐसा ना हो कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो प्रेशर मेंटेन करे किसी भी जजेस पर कि आप इस तरह का डिसीजन दो या इनको इन्फ्लुएंस कर, ठीक है। इसलिए इसको अलग रखा गया है और ये बोला गया है कि आप जो है हमारी पार्लियामेंट जो है वो किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं करेंगी किसी भी जज के डिसीजन से रिलेटेड या डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी से रिलेटेड, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि रिटायरमेंट की एज कितनी है, जो सुप्रीम कोर्ट की के जजेस की एज जो है वो आपकी 65 ईयर है, और आर्टिकल 217 कहता है रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज 62 ईयर, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 है जो ये बात करता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है, कि किसी भी जज को अपने ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट कि उसके खिलाफ मोशन पास ना किया जाए, ठीक है। और वो भी मोशन पास होने के लिए भी काफी ज्यादा लंबा प्रोसीजर है जो अडॉप्ट करना पड़ता है पार्लियामेंट को यदि किसी भी जज को अपनी कुर्सी से हटाना हो या उसके ऑफिस से जो है वो रिमूव करना हो, ठीक है। तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में, और जो आपका रिजोल्यूशन है या मोशन पास करना पड़ता है कि रिजोल्यूशन पहले एक सदन है जैसे लोकसभा या राज्यसभा में इसमें से पास होना चाहिए, फिर सेकंड में पास होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन ये भी है कि वो किस ग्राउंड पर ऐसा मोशन पास कर सकते हैं यदि वो प्रूव कर दें कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी से रिलेटेड, ठीक है, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के तहत काम नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल 125 है वो ये कहता है सैलरी ऑफ जजेस की, दो सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जजेस एक वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर है जो कि शो करता है जजेस जो है वो इंडिपेंडेंट है अपनी सैलरीज और अलाउंस से रिलेटेड, क्योंकि उनकी सैलरी एंड अलाउंस क्या है, फिक्स है, ठीक है। द सैलरी ऑफ जजेस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है वो कहां से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है वो दी जाती है, ठीक है। और आर्टिकल 125 सब क्लॉज 1 जो है
वही किस कहता है कि स्टेट दैट देयर शैल बी पेड ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सच सैलरी में भी डिटरमाइन की जाएगी किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, कि जो भी जजेस की सैलरी से रिलेटेड जो भी मैटर होगा या उनको डिसीजन लेना होगा या उनकी सैलरी को इंक्रीज करना होगा, उनके अलायंस को इंक्रीज करना होगा, तो वो पार्लियामेंट के द्वारा जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो डिटरमाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, until the provision in the behalf is so made। सच सैलरीज जो है वो स्पेसिफाइड की गई है सेकंड शेड्यूल, ठीक है। फिर है आपका आर्टिकल 125 सब क्लॉज 2, जिसमें ये बोला है कि हर एक जज को क्या दी जाएगी, कुछ एक प्रिविलेजेस दी जाएगी, उनके अलायंस एंड सच राइट रिस्पेक्ट टू द लीव ऑफ एब्सेंस और पेंशन में टाइम टू टाइम जो है डिटरमाइन किए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि आपके स्पेसिफाइड किए गए हैं सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। और आर्टिकल 129 जो है प्रोवाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पनिश कर सकता है किसी भी पर्सन को यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो तो, ठीक है। और आर्टिकल 215 कहता है कि हाई कोर्ट जो के पास पावर है पनिश टू कंटेम्प्ट इटसेल्फ, ठीक है। और आर्टिकल 138 जो है वो ये कहता है, आर्टिकल 138 सब क्लॉज 1 स्टेट दैट द पावर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम पार्लियामेंट, ठीक है, कि ये कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को किसी भी संसद के द्वारा, किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा छीना नहीं जा सकता, उनकी पावर को बढ़ाया जा सकता है, उनकी पावर एंड जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कम नहीं किया जा सकता, ठीक है, बट कैन नॉट कर्टेल मेकिंग द जुडिशरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जुडिशरी जो है थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर से, ठीक है। आर्टिकल 211 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन नो डिस्कशन, वही हमने डिस्कस कर लिया कि किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के मामले में, मतलब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस जो है वो डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं ड्यूटीज को, या इस तरह का कोई डिस्कशन जो है पार्लियामेंट में नहीं होगा और स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होगा। अब हमने इंडिया का सिस्टम देख लिया, सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन यूके। यूके में जो यूनाइटेड किंगडम है इसमें किसी भी तरह का सिंगल यूनिफाइड लीगल सिस्टम है नहीं, ठीक है। इंग्लिश एंड वेल्स जो है वो हैव अ वन सिस्टम है, और स्कॉटलैंड का अलग सिस्टम है, नॉर्थन आयरलैंड का एक अलग से सिस्टम है, ठीक है। तो बोला है कि इंग्लिश लीगल सिस्टम जो है वो फॉलो करता है प्रिंसिपल फ्यूजन ऑफ पावर इंस्टेड ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, कि यहाँ पर इंग्लिश लीगल सिस्टम में ये कहा जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होनी नहीं चाहिए, बल्कि पावर्स को एकत्रित करके रखा जाना चाहिए, ठीक है। और जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम है वो कौन है, प्रिवी काउंसिल, ठीक है, कि सॉरी द रिजल्ट दैट अपीलेट कमेटी ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड, जिसको हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ठीक है, और अलोंग विद द जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रिवी काउंसिल, ठीक है। और इसको हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं सर्टेन ब्रिटिश टेरिटरी और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ कोर्ट कौन हुआ, तो हमारा हाउस ऑफ लॉर्ड हुआ। और हाईएस्ट अपील कोर्ट कौन सा हुआ, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन हुआ, तो आपका प्रिवी काउंसिल, जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल। फर्दर जो लॉर्ड चांसलर थे उन्होंने 3 आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो थे वो जोड़े थे, कि उन्होंने पहले बोला था कि वाइस जो लॉर्ड चांसलर थे उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड और हेड ऑफ द जुडिशरी, यही सब जो थे वो क्या थे, हेड ऑफ जुडिशरी थे। 3 मेंबर को जोड़ा, मतलब 3 भुजाओं को जोड़ा गया था, 3 आर्म्स को जो है वो जोड़ा गया था, एक तो लॉर्ड चांसलर, एक कैबिनेट के मिनिस्टर और हाउस ऑफ लॉर्ड, ये जो होते सभी हेड ऑफ जुडिशरी जो है वो होते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट आया 2005 का, वहां पर कुछ एक चेंजेस किए गए इनकॉर्पोरेट करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में जुडिशियल सिस्टम को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, ठीक है। वो क्या थे कि गारंटी ऑफ कंटिन्यू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, की जो हमारा आर्टिकल जो इनका जो यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट आया 2005 का, वहां पर गारंटी किया गया कि कॉन्टिन्यू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, की जुडिशियल इंडिपेंडेंस होगी, जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी दी गई किसको, लॉर्ड चांसलर को और अदर मिनिस्टर और क्रॉन ऑफ द क्रॉन एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैटर जो रिलेट करता है किससे, जुडिशरी से, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अपहोल्ड कॉन्टिन्यू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और ऑफिस ऑफ लॉर्ड चांसलर भी एक बनाया गया। लॉर्ड चांसलर
को हेड नहीं बोला गया था जुडिशरी का, बल्कि इंस्टेड द लॉर्ड चीफ जस्टिस हु होल्ड, जो कि होल्ड करता था सारी की सारी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है, तो ये इनको हेड ऑफ द जुडिशरी जो है वो कहा जाता था। और अब उन्होंने फिर बाद में क्या किया, क्रिएशन किया सुप्रीम कोर्ट का, और इंडिपेंडेंस ऑफ यूके सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया, इंडिपेंडेंट यूके सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और जिसको एज्यूम किया गया, विच एज्यूम, ठीक है, जिसने क्या किया, हाउस ऑफ लॉर्ड की सारी अपीली जितनी एपिलेट कमेटी थी, ठीक है, उसके जितना भी एरिया था लॉर्ड, वो हाउस ऑफ लॉर्ड एंड डेवोल्यूशन ऑफ जुरिस्डिक्शन और जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल जो है वो अपने हाथ में ले लिया। मतलब यहाँ पर क्रिएट किया गया एक सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन हैविंग द ओन बिल्डिंग, और अपनी बिल्डिंग बनाई। मतलब आपको सिर्फ ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर क्या सिस्टम था जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन यूके में, कि पहले तो बोल दिया कि यूनाइटेड किंगडम में किसी भी तरह का लीगल सेपरेशन ऑफ पावर था नहीं। ठीक है, वो ये मानते थे कि सिर्फ क्या होना चाहिए, सिंगल यूनिफाइड लीगल सिस्टम होना चाहिए। लेकिन बाद में जब 2000 का एक्ट आया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005 आया, तो 3 उन्होंने चेंजेस करे। तो पहले तो बोला कि गारंटी किया टू द कॉन्टिन्यू जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, फिर ऑफिस ऑफ लॉर्ड चांसलर बना, और क्रिएशन किया गया सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वहां पर किस तरह का की जाती थी, बाय द क्वीन की जाती थी, किसकी एडवाइस पर, एडवाइस ऑफ लॉर्ड चांसलर। लेकिन बाद में ये बोला कि ये कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस किए गए कि जो अपॉइंटमेंट होगी जजेस की वो किस तरह से होगी। ठीक है, तो उनको क्वालिफिकेशन के बेस पर जो है वो अपॉइंट किया जाता। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन यूके की जब हम यूएसए हम देखें, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस है यहाँ पर, जो कि डिपेंड करती है सुपरमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पर। ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्ट करता है आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस को टू फर्स्ट वे में। ठीक है, टू वे। फर्स्ट क्या है आपका, आर्टिकल 3 जो ये कहता है कि फेडरल जजेस जो है वो होल्ड कर सकते हैं देयर पोजीशन ड्यूरिंग द गुड बिहेवियर, कि जब तक जजेस का अच्छा बिहेवियर रहेगा तब तक वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस। ठीक है, मतलब जब तक वो अकॉर्डिंग टू लॉ और गुड बिहेवियर के साथ काम करते रहेंगे तब तक ये होल्ड कर सकते हैं ऑफिस। एंड सेकेंड बोला, जो आर्टिकल 3 है वो ये कहता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस जो है उनको पावर नहीं दी गई है कि आप किसी भी जज को पनिश करोगे, और उनकी सैलरीज और उनकी पेमेंट को डिक्रीज करने की कोई भी पावर नहीं दी गई। ठीक है, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सम डेमोक्रेटिक कंट्री प्रोवाइड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड, कि सभी मोस्ट ऑफ कंट्रीज में ऐसा होता है कि जजेस की जो टाइम पीरियड और अपना जॉब का जितना भी टाइम रहता है वो फिक्स्ड किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए जजेस को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ही दे दी जाती है, आप कुछ भी करते रहो। यदि वो लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। यदि आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है, आई होप, थैंक यू, आपको सेशन अच्छा लगा हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।